हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू अन अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्ट के बारे में, और ये रिवोल्ट था बुंदेला रिबेलियन 1842 1842 की बुंदेला क्रांति। अब आपने 1857 की क्रांति के बारे में सुना होगा, जिसको जनरली हम लोग भारत का पहला स्वतंत्रता विद्रोह का पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके अलावा 1807 में भी वेल्लोर एक म्यूटिनी हुई थी, जो तमिलनाडु में वेल्लोर है, वहां पर एक म्यूटिनी हुई थी। तो वेल्लोर म्यूटिनी काफी छोटा था, बहुत ज्यादा उसके अंदर ऐसी कुछ चीजें आपको नहीं हुई। लेकिन जो बुंदेला रिबेलियन 1842 का, ये कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा रिवोल्ट हुआ था। और इस रिवोल्ट ने उस समय अंग्रेजों के कान खड़े कर दिए थे कि जो भारत के लोग हैं वो हमारे खिलाफ विद्रोह, हमारे खिलाफ रिवोल्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि बुंदेला रिबेलियन में जो अंग्रेजों को नुकसान हुआ, उतना नुकसान अंग्रेजों को बाकी थ्रू आउट द टेरिटरी आपको नहीं हुआ था। क्योंकि अंग्रेजों की हमेशा ये स्ट्रेटेजी रहती थी कि कोई भी अगर राज्य है तो उस राज्य को कई सारे भागों में डिवाइड किया जाए, या उस राज्य के ऊपर मल्टीपल वॉर्स किए जाएं, कई सारे युद्ध लड़े जाएं, तब जाके उस राज्य को कमजोर किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मराठा के साथ में इन्होंने 3 युद्ध लड़े, एंग्लो मैसूर के साथ में इन्होंने 4 युद्ध लड़े, एंग्लो मैसूर 1 2 3 4। सिखों के साथ में भी इन्होंने 3 बैटल आपको लड़े। उसके बाद इन्होंने नेपाल के साथ आपको बैटल लड़ा, अफगान के साथ एंग्लो अफगान वॉर लड़ा, ठीक है, या सिखों के साथ युद्ध लड़ा। तो जितने भी उस समय बड़े साम्राज्य थे, उन सब के साथ में इन्होंने कई सारे बड़ी बड़ी बैटल्स लड़ी, और उनके माध्यम से उन स्टेट्स को कमजोर किया, और कमजोर करने के बाद युद्ध के माध्यम से उनको अक्वायर कर दिया, है ना। तो ये पूरी उनकी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। तो जो बुंदेला रिबेलियन की जो स्टोरी है, या बुंदेला विद्रोह की जो स्टोरी है, ये शुरू होती है 1802 में, 1802 में। और 1802 में क्या हुआ था? 1802 में ट्रिटी हुई थी, द ट्रिटी इज कॉल्ड द ट्रिटी ऑफ बैसिन, बैसिन की संधि। तो ब्रिटिश और मराठा है, तो 2 मेन शक्तियां थी। इसके पहले जितने भी बुंदेला के 4 लेक्चर हुए हैं, तो उसमें हमेशा हमने बात की थी कि सागर के एरिया के अंदर बुंदेला जो मराठास हैं वो आके स्टैब्लिश हो चुके थे। और मध्य प्रदेश में लगभग आपके, अगर मालवा की बात करें, सागर की बात करें, या नागपुर वाले रीजन की बात करें, तो इन रीजन्स में मराठाओं का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था ऑलरेडी यहाँ पे था। और इसी बीच मराठा और अंग्रेजों के बीच में एक बैटल हुई। द बैटल इज कॉल्ड द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। और इस आंग्ल मराठा युद्ध में उनकी एक संधि होती है, इट्स कॉल्ड द ट्रिटी ऑफ बैसिन, या बैसिन की संधि जिसको कहा जाता है। और उस बैसिन की संधि में, उस बैसिन की ट्रिटी में यह तय होता है कि जो बुंदेलखंड वाला पार्ट है, इस बुंदेलखंड वाले पार्ट को अंग्रेजों के अधिकार में दे दिया जाएगा, इनके राइट्स में दे दिया जाएगा। और बाकी जो मराठा का एक्चुअल एरिया है, जो महाराष्ट्र के अंदर अभी के टाइम पर है, या मालवा के आसपास का रीजन है, मालवा वाला क्षेत्र है, तो उस रीजन पे जो मराठा है उनका शासन रहेगा। और बाकी जो एरिया है बुंदेलखंड और आसपास का रीजन, जहां पर ऑलरेडी अभी मराठा टैक्स वसूल कर रहे हैं, कल वसूल कर रहे हैं, उन रीजन्स को अंग्रेजों को यहां पर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इस तरीके से बुंदेलखंड 1802 के अंदर जो संधि हुई, ट्रीटी हुई, तो इसके बाद ये वाला पूरा रीजन जो है वो अंग्रेजों को ट्रांसफर हो जाता है। और उसके बाद 1804 में, 1804 में पहली बार बुंदेलखंड के अंदर अंग्रेज अपना पॉलिटिकल एजेंट या अपना राजनीतिक एजेंट बनाते हैं। अब जहां पर भी अंग्रेजों का शासन होता था प्रिंसली स्टेट में, रियासती राज्यों में, तो वहां पर अंग्रेज अपना एक पॉलिटिकल एजेंट या एक राजनीतिक दूत आपको भेजते थे, और वो उसको रेसिडेंट बोलते थे, है ना, इट्स कॉल्ड द रेसिडेंट। तो वो एक अपना ब्रिटिश रेसिडेंट भेजते थे, और वो रेसिडेंट वहां पर उस पर्टिकुलर रेसिडेंसी में रह के पूरा अंग्रेजों का, मतलब जो भी स्टेट का जो कामकाज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता था। तो 1804 से ही इन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल एजेंट है, उन पॉलिटिकल एजेंट्स को एस्टैब्लिश करना, यहाँ पे स्थापित करना शुरू किया। और उसके बाद में जितने भी बुंदेलखंड में राजा थे, चाहे वो ओरछा हो, पन्ना हो, चरखारी हो, बिजावर हो, कोई भी स्टेट हो, तो हर स्टेट को अंग्रेजों से सनद प्राप्त करनी होती। सनद मतलब उनसे एक एग्रीमेंट लेना पड़ता था, उनसे एक मंजूरी लेना पड़ती कि हम यहाँ के राजा बन के रहेंगे। तो जो भी व्यक्ति उनसे सनद लेता था या उनसे एग्रीमेंट करवाता था कि हम यहाँ के राजा हैं, उनको अंग्रेजों को कुछ टैक्स देना पड़ता था। तो यही शुरुआत बुंदेलखंड में भी आपको हुई 1804 में, जब अंग्रेज आए। तो 1804 के बाद तमाम, जैसे हमने देखा था कि दतिया स्टेट के साथ में, या चरखारी, बिजावर, ओरछा, पन्ना, आपका खनिया धाना, जितने भी स्टेट थे, जैतपुर, नरहट, जितने भी स्टेट थे, इन सभी स्टेट्स ने, और उन स्टेट्स के अलावा जो छोटे स्टेट, छोटे जो जागीरदार हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों से सनद यहाँ पर आपको लेना शुरू कर दी कि अगर इनसे सनद लिया तो ही राज्य कर पाएंगे, नहीं तो राज्य करना मुश्किल है। तो इस तरीके से बुंदेलखंड के सभी राजाओं ने उनको चाह के या बिना चाहे उनसे सनद लेना शुरू कर दी, उनसे टैक्स लेना, यहाँ पर आपको मतलब अंग्रेजों को टैक्स देना शुरू कर दिया। और अंग्रेजों के टैक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती, टैक्स का जो मूल्य है वो ज्यादा होता था। तो इसलिए
जो टैक्स है वो ज्यादा कलेक्ट करना पड़ता था। जब खुद का राज्य था बुंदेलखंड के राजाओं का, तो वो कम टैक्स भी वसूल करते तो चल जाता था, या जनता को टैक्स में रियायत देते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब इनको कंट्रोल किया तो उस समय उनको जनता से ज्यादा टैक्स वसूल करना पड़ता था, और कुछ अपने पास रखते थे और कुछ अंग्रेजों के पास आपको भेजते थे। तो उसके कारण जितने भी बुंदेलखंड के राज्य हैं उनके खिलाफ, उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक असंतोष, एक डिससेटिस्फेक्शन स्टार्ट हो गया, वो शुरू हो गया। और इसकी शुरुआत इसी का ये थी, इसी का कारण आगे जाके बना कि 1842 में बुंदेला रिबेलियन, बुंदेला विद्रोह है, वो बुंदेला विद्रोह यहाँ पे होता है। अब इस बुंदेला विद्रोह में एक सबसे इंपॉर्टेंट योगदान है, वो है बुड़वा मंगला मेला का। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बुड़वा मंगला का मेला। शायद आपने बुंदेला वाले लेक्चर जब सुना हो तब उसके बारे में आपको मैंने बात की थी। अभी बुड़वा मंगला में होता क्या था कि बुड़वा मंगला के अंदर जो राजा थे, तो इसकी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बुड़वा मंगला की शुरुआत जो होती काशी में होती है। काशी के जो राजा थे उनका नाम था नारायण सिंह। तो इन्होंने 1832 1833 में इन्होंने एक बुड़वा मंगला मेले का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे किया। और उस बुड़वा मंगला मेला में, उस बुड़वा मंगला के एक इवेंट थी बुड़वा मंगला की, तो उस बुड़वा मंगला की इवेंट के लिए उन्होंने जितने भी आपके राजा थे बुंदेलखंड के या बाकी आसपास के जितने भी राजपूत राजा थे, हिंदू राजा थे स्पेशली, तो उन राजाओं को उन्होंने जो नारायण सिंह काशी के जो राजा थे, तो उन्होंने काशी बुलाया और उन लोगों को गंगा नदी के बीच में ले जाके उनके बीच में एक मीटिंग वहां पे, एक सीक्रेट मीटिंग की। और सीक्रेट मीटिंग का उद्देश्य था कि अंग्रेजों की जो एट्रोसिटीज हैं, इनके जो अत्याचार हैं, इन अत्याचारों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो उसको लेके उन लोगों के बीच में डिस्कशन आपको हुआ। अब उस डिस्कशन में बुंदेलखंड के 2 राजाओं ने पार्टिसिपेट किया। एक राजा थे जैतपुर, जो स्टेट है, तो जैतपुर स्टेट है, तो उस जैतपुर स्टेट के जो राजा थे उनका नाम था पारीछात। आपको कहीं कहीं इनका नाम पारिजात भी मिलेगा, बट उनका एक्चुअल नाम जो है पारीछात था। तो पारीछात राजा हुए। उसके बाद चरखारी जो राज्य था, चरखारी राज्य के राजा थे, उनका नाम था रतन सिंह। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट किया, बुड़वा मंगला में पार्टिसिपेट किया। और उसमें पार्टिसिपेट करके इनको भी लगा यार कि इस प्रकार की चीजें हमको भी करना चाहिए, हमको भी अंग्रेजों के विरोध में आना चाहिए। तो 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये लोग जब वहां से प्रोवोक होके आए, उसके बाद जैतपुर ने अपने एक जगह थी उनके स्टेट के अंदर, उस जगह का नाम था सूपा। तो सूपा नाम की जगह पे इन्होंने भी विद्रोह किया। इन्होंने भी मतलब ये जो बुड़वा मंगला है इस मेले का ऑर्गेनाइजेशन किया। तो उस समय जितने भी उस समय बुंदेलखंड के राजा थे, तो उन राजाओं को उन्होंने सूपा के अंदर इनवाइट किया कि आप लोग यहाँ पे आइए और हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ कुछ अच्छा करते हैं, उनके खिलाफ कुछ रिवोल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी जो बातचीत है, उसकी बातचीत उन्होंने यहाँ पे की। उसके बाद जो रतन सिंह है, रतन सिंह ने भी उसके बाद जो चरखारी उनका जो स्टेट था उसके अंदर ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसको भी बुड़वा मंगला बोला गया। तो ये चरखारी और चरखारी के अलावा जैतपुर, इन दोनों सूपा, मतलब उसके अंदर सूपा और चरखारी, इन दोनों स्टेट्स में 1837-38 के आसपास बुड़वा मंगला होता है। और इस बुड़वा मंगला में जितने भी राजा थे वो ऑलमोस्ट तैयार थे कि हाँ, हम अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट करने के लिए, विद्रोह करने के लिए आपको तैयार है। लेकिन इतना आसान नहीं था अंग्रेजों को पराजित करना। तो जब चरखारी में इवेंट होती है तो उस समय पे जो ब्रिटिश सरकार है, तो ये उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ब्रिटिश सरकार का उस समय पे बुंदेलखंड के अंदर जो मेन जो प्लेस था उसको बोलते थे नौगांव। तो नौगांव करके एक छावनी थी जो अभी के समय पे छतरपुर में है और अभी भी आर्मी की छावनी है वो। तो नौगांव छावनी में जब इनको पता चलता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उस समय जितने भी बुंदेलखंड के राजा थे उन सब राजाओं की उसी दिन, जिस दिन बुड़वा मंगला होने वाला था चरखारी में, उसी दिन सभी राजाओं की एक मीटिंग बुलाई जाती है। अंग्रेज सरकार बुलाती है क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ रिवॉल्ट कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, तो इनकी एक मीटिंग बुलाई जाए। तो उन लोगों की एक मीटिंग वहां पर आपको बुलाई जाती है और ये तय हो जाता है कि जो उस अंग्रेजों की मीटिंग में गया तो वो अंग्रेजों की तरफ है, और जो उस मीटिंग में नहीं गया वो अंग्रेजों के अगेंस्ट है, उनके विरोध में यहाँ पर है। तो कुछ 42 राजाओं में से कुछ 10 राजा जो है वो बुड़वा मंगला में आते हैं और बाकी जो 30-32 राजा बचे हुए हैं वो राजा अंग्रेजों के पास जाते हैं। तो अंग्रेज बोलते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को वैसे ही वहां पर कम लोग गए हैं तो हमारे अगेंस्ट ज्यादा लोग नहीं है। और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके खिलाफ ऐसा कोई रिवोल्ट हो जाएगा। उनको लगा थोड़ा बहुत विद्रोह है, उसको दबा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा सा उसको हल्के में ले लिया। अब ये जो बुड़वा मंगला है ये कहीं ना कहीं शुरुआत था आपके 1842 के रिवोल्ट का, 1842 के क्रांति का। अब इस क्रांति के या इस रिवोलियन के, अब क्रांति की जगह इसको विद्रोह बोलेंगे तो ज्यादा, इसको बुंदेला विद्रोह बोला जाता है। क्रांति बड़े एरिया में, बड़े क्षेत्र में आपको होती है जहां पर कई सारी सेनाएं क्रांति कर दे, तो इसको विद्रोह बोल सकते हैं। तो ये जो बुंदेला विद्रोह है इसके 2 इंपॉर्टेंट कारण थे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो अंग्रेजों के साथ जो ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी या उस संधि के बाद मराठा की जगह अंग्रेज आ जाए। और ऑब्वियसली बात, भले मराठा हो चाहे कोई और राजपूत राजा हो, थे तो अपने ही,
है ना, ब्रिटिश तो पराये थे तो वो उसी की तरह आपको ट्रीट करेंगे। तो अंग्रेजों का जो बिहेवियर था वो कहीं भी इनको लेके आपको सही नहीं था, ठीक है। एक तो ये रीजन हुआ। उसके बाद इनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था अंग्रेजों का, तो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम वो महलवाड़ी या फिर आपका जमींदारी सिस्टम जो बाकी बंगाल वगैरह में चला रहे थे, वही पूरा सिस्टम वो यहाँ पर भी आपको लेके आए, इस रीजन में भी लेके आए। तो उसके कारण लोगों पर टैक्स जो है, कर है, वो कर ज्यादा लगने लग गया, ज्यादा टैक्स उनको लगने लग गया। फॉर दैट रीजन आप देखोगे कि फॉर दैट रीजन जो है वो विद्रोह की यहाँ पे शुरुआत हुई। तो कहीं ना कहीं प्रजा के ऊपर भी प्रेशर है और राजा के ऊपर भी प्रेशर है। जो राजा अपने आप को इंडिपेंडेंट बताना चाहते थे वो तब अंग्रेजों के अधीन हो गए, एक तरीके से उनके अंडर हो गए, तो उनको अंग्रेजों को भी जवाब देना पड़ता। कभी टैक्स कम कलेक्ट हुआ तो द किंग वॉज आंसरेबल टू द ब्रिटिश कि भैया टैक्स क्यों कम वसूल हुआ। कई बार राजाओं को अपनी जेब से पैसा देना पड़ता था कि चलो ठीक है टैक्स जमा करो, अंग्रेजों के पास कम नहीं जाना चाहिए, कम गया तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो ये स्थिति थी। तो इस स्थिति से सभी राजा परेशान थे, लेकिन उसमें से 4 राजा ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि हमको अब अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट यहाँ पे करना है। और इस पूरे रिवोल्ट की शुरुआत की थी मधुकर शाह ने, जो आपके नरहट के राजा थे। तो 4 राजा जो हैं उन्होंने इस पूरे रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। और भी कई सारे राजा थे, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट राजा थे। तो पहली बार विद्रोह शुरू किया मधुकर शाह बुंदेला, और उनके साथ आपके इट्स कॉल्ड द गणेशजू बुंदेला। तो ये नरहट के राजा थे जो मेन लीडर स्टार्टिंग में आपको बने। फिर जवाहर सिंह बुंदेला थे जो चंद्रपुर के राजा थे। पारीछात जो जैतपुर के राजा थे, और हृदय शाह जो थे वो हीरापुर के राजा थे। तो जवाहर सिंह बुंदेला, मधुकर शाह बुंदेला, गुंजेशू बुंदेला, पारीछात और हृदय शाह, ये सब लोगों ने मिलकर इस रिवोल्ट की आपको स्टार्टिंग की। द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय द रिबेलियन, रिवोल्ट जो भी आप बोले, स्टार्टेड बाय द मधुकर शाह बुंदेला, और इसकी जो अंत किया वो अंत हुआ पारीछात के टाइम पर। तो ही वाज अ मेन लीडर जिसने शुरू किया, और इनके टाइम पर ये रिबेलियन यहाँ पर आपको अंत आपको होता। तो इस तरीके से ये 4 जो इंपॉर्टेंट लीडर, आप याद रखना कि इन 4 इंपॉर्टेंट लीडर ने इस बैटल को यहां पर आपको लड़ा। अब इस बैटल की शुरुआत होती है 8 अप्रैल 1842 को, 8 अप्रैल 1842 को, जहां पर जो नरहट के राजा है आपके मधुकर शाह बुंदेला, ये अंग्रेजों के खिलाफ नरहट के अंदर आपको विद्रोह कर देते हैं। और वहां पर विद्रोह करके आसपास के जो एरिया में जो भी अंग्रेज अधिकारी थे, उन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं। और वहां से ये कोशिश करते हैं कि बांदा और हमीरपुर वाला रीजन है, उस रीजन पे भी जाके आपको कैप्चर कर सकें। उसके बाद ये सागर और नरसिंहपुर वाला रीजन है, इस रीजन को कैप्चर कर लेते हैं। सागर है, नरसिंहपुर। अच्छा, उस समय एक और चीज थी कि उस समय अंग्रेजों ने क्या किया था कि एक जैसे सेंट्रल प्रोविंस है, मध्य प्रांत जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मध्य प्रांत तो 1861 में बना है ना, काफी बाद में बना। लेकिन उसके पहले इस पूरे रीजन को बोलते थे सागर एंड नर्मदा टेरिटरी। सागर एंड नर्मदा टेरिटरी, मैं लिख देता हूं यहां पे, इट इज कॉल्ड द सागर एंड नर्मदा। नर्मदा मतलब नर्मदा, तो अंग्रेज नर्मदा को नर्मदा बोलते थे। तो सागर एंड नर्मदा टेरिटरी, और यही टेरिटरी जो है ये बाद में जाके सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत बना। तो इनिशियली जो है ये सागर एंड नर्मदा टेरिटरी थी। तो सागर एंड नर्मदा टेरिटरी में सबसे पहले सागर पे हमला करते हैं, जो अंग्रेजों का मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था। फिर वहां से नरसिंहपुर पे हमला करते हैं। नरसिंहपुर में भी अंग्रेजों का शासन, वहां का एक कलेक्टर आपको बैठा करता था, यहाँ पे हमला करते हैं। उसके बाद दे ट्राइड की बांदा और हमीरपुर वाला जो रीजन है उस पर भी आपको हमला किया जाए। तो 8 अप्रैल को ये बैटल शुरू करते हैं 1842 में, और इन रीजन्स पे आपको जाके आपको कैप्चर करते हैं। अब इस समय क्या था कि इसी समय पे जो जो अफगान वॉर था, आंग्ल अफगान वॉर, तो वो भी ऑलरेडी चल रहा था। अंग्रेजों के कई सारे जो सैनिक हैं वो एंग्लो अफगान वॉर में अफगानिस्तान गए हुए थे, और उस बैटल में उनके कम से कम 16,000 से ज्यादा सैनिक जो है वो अंग्रेजों के सैनिक भी आपको शहीद हो गए थे, और भी ज्यादा सैनिक जो है उनके शहीद हो गए थे। तो उस कारण अंग्रेजों की स्थिति बड़ी कमजोर थी। स्पेशली जो बुंदेलखंड और यूपी वाला पार्ट था, यूपी मतलब उस समय का यूनाइटेड प्रोविंस वाला पार्ट, शायद उस समय यूनाइटेड प्रोविंस बन गया होगा या बनने की कगार पे होगा। तो उस पूरे रीजन के अंदर आप देखोगे, इस पूरे रीजन में इनके पास अपनी आर्मी ज्यादा नहीं थी, तो इसका फायदा इनको मिल गया। तो ये हमला करके जगह जगह अंग्रेजों की जो चेक पोस्ट थी, जहां पे अंग्रेजों के ऑफिस वगैरह थे, उन पे हमला करके उन रीजन को अपने कंट्रोल में यहां पर आपको ले लेते हैं, है ना, ये सब चीजें कर लेते हैं। अब इसके पहले क्या हुआ कि जब ये बैटल हुआ तो पारीछात भी आपको आ गए। अब जो पारीछात के जो फादर थे किशोरी सिंह, तो इन्होंने ऑलरेडी अंग्रेजों के साथ ट्रीटी कर रखी थी कि एक सहायक संधि, एक सब्सिडरी अलायंस कर रखी थी, लेकिन पारीछात को मंजूर नहीं था। पारीछात का बोलना है कि मैं तो एक इंडिपेंडेंट राजा हूं, मैं क्यों अंग्रेजों के अधीन रहूंगा। तो उन्होंने उस ट्रीटी को मानने से मना कर दिया। और उसी समय पे जो मेजर स्लीमन थे, जो ठग्स का एंड करने के लिए ओरछा या सेंट्रल इंडिया के जंगलों में आपको गए थे,
जिनके नाम से सलीमाबाद बना है, तो वो कर्नल सीमन इनके साथ ट्रीटी करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है हम मिलजुल के बात को सुलझा लेते हैं, बट पारीछात डिनाइड कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे तो रिवोल्ट करना है और मैं इन लोगों का आपको साथ दूंगा। तो ऐसा कुछ उनके बीच में ट्रीटी नहीं होता है। और उसके बाद इनके बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको बैटल होता है, द बैटल इज कॉल्ड द बैटल ऑफ बिलगांव, जिसके अंदर पारीछात और पारीछात के साथ में अंग्रेजों की सेना आपको लड़ती है। लेकिन उस युद्ध के अंदर जो पारीछात है वो अंग्रेजों को डिफीट करते हैं, अंग्रेजों को हरा देते हैं। तो इस तरीके से जो पहला जो बैटल था, बैटल इज कॉल्ड द बैटल ऑफ द बिलगांव, या बिलगांव का जो युद्ध था वो अंग्रेज हार जाते हैं। खैर नरहट जो है मधुकर शाह तो उसमें थे, लेकिन पारीछात उनको डिफीट कर देता है, पारीछात उनको पराजित कर देता है। उसके बाद ये युद्ध हुआ। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि अंग्रेज जब लगता है कि यार इनको तोड़ना जरूरी है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि जो मधुकर शाह हैं, तो मधुकर शाह के ऊपर कुछ ऐसे इल्जाम लगाते हैं कि तुमने कुछ ऐसे गलत काम किया, ऐसा कुछ करके, और ऐसा करके उनको ब्लैकमेल कर देते हैं। तो उसके कारण मधुकर शाह जो है वो उस पूरी बैटल से आपको हट जाते हैं, अलग हट जाते हैं। उसके बाद 8 जून 1842 को इनके बीच में एक और बैटल हुआ, द बैटल इज कॉल्ड द बैटल ऑफ पनवाड़ी। और इस बैटल ऑफ पनवाड़ी में जो है अंग्रेज आपके जो नरहट की सेना थी और साथ में पारीछात की सेना, नरहट और जैतपुर की जो सेना थी, इनकी कंबाइन सेना को, और साथ में चंद्रपुर नरहट और आपके जैतपुर, इन तीनों की जो कंबाइन सेना है, तो इन कंबाइन सेना को 8 जून 1842 को एक पनवाड़ी का बैटल होता है, उसमें डिफीट करते थे। क्योंकि देखो इन लोगों के पास कोई ज्यादा हथियार नहीं थे, न इनके पास कोई गोला बारूद था, अंग्रेजों के पास गोला बारूद हैं, आपके उस समय के हिसाब से आधुनिक हथियार भी थे, बंदूक थी, मैस्केट्स वगैरह थे, इनके पास तलवारें थी, थोड़ी बहुत कुछ बंदूकें थी। तो उन्हीं के दम पे युद्ध लड़ रहे थे, हौसले के दम पे, है ना, उनके करेज के दम पे ये युद्ध वहां पर आपको लड़ रहे थे। तो ये बैटल ऑफ पनवाड़ी होती, जिसके अंदर ये लोग आपको डिफीट हो जाते हैं। उसके बाद बांदा के जो नवाब थे उनका नाम था जुल्फिकार अली। अब अंग्रेजों के पास वैसे ही मैंने आपको बताया कि सेना तो बहुत कम थी, जो सेना थी वो अफगानिस्तान में थी, कुछ सेना अफगानिस्तान से वापस लौट रही थी। तो उस समय पे ये कॉन्टेक्ट करते हैं बांदा के नवाब से, क्योंकि जो मधुकर शाह थे उन्होंने बांदा पे भी हमला किया था। तो वो बांदा के नवाब से बातचीत करते हैं, बोले यार तुम हमारा सपोर्ट करो, क्योंकि बांदा के नवाब ने 1842 में भी उनका सपोर्ट किया और 1857 में भी सपोर्ट किया। तो ये बांदा के नवाब को कांटेक्ट करते हैं, जुल्फिकार खान को, और उनसे सेना मांगते हैं, वो अपनी सेना प्रोवाइड कर देते हैं। फिर ये अपने बाकी जो दूसरे स्टेट थे, जैसे ओरछा स्टेट हो गया, तो ओरछा स्टेट में उस समय जो लड़ाई सरकार वहां की जो राजमाता थी, तो उनका शासन था, मतलब वो खुद रानी नहीं थी, धर्मपाल के बाद में। तो जो लड़ाई सरकार थी, तो लड़ाई सरकार के पास जाते हैं कि रानी साहब हमको सेना आपको चाहिए। तो ये जो लड़ाई सरकार है वो अपनी सेना इनको दे देती है, और उनको सेना देखिए, उन सेना के माध्यम से ये कुछ बांदा की सेना, कुछ इनकी सेना, तो ये लोग मिलके उनके ऊपर फिर से रिवॉल्ट आपको करते हैं। और जो 3 राजा थे आपके हृदय शाह, उसके बाद आपके जैतपुर के राजा, इनके खिलाफ 10,000 रुपए का जो इनाम है वो इनाम उस समय जारी हो जाता है कि जो भी इनको पकड़ेगा उनको 10,000 रुपए का इनाम आपको भी मिलेगा। और उस समय ये था कि ये लोग बुंदेलखंड के गाँव में घूम रहे थे, खुले घूम रहे थे। एक बार ये जाके सिमरिया में जाके आपको छुप गए उस रीजन में, तो वहां के राजा ने भी इन्फॉर्मेशन शुरू में तो आपको नहीं दी। तो ये खुला बुंदेलखंड में घूम रहे थे, लोगों के घर जाके खाना खा रहे थे, लोगों का सपोर्ट ले रहे थे, उनके घर में जाके सो रहे थे, लेकिन किसी ने जानकारी नहीं दी कि लोग यहाँ पर आपको छुपा। 10,000 रुपए उस समय बड़ी बात थी, बताया था ना। 500 रुपए की तो जागीरें हुआ करती थी बुंदेलखंड में, कई सारी जागीरें ऐसी थी जहां पर महीने का 500 रुपए टैक्स आता था, ठीक है, मतलब साल का 6,000 रुपए टैक्स हो गया। तो किसी एक स्टेट का टैक्स 6,000 रुपए है और इनको पकड़वाने पे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। सोचो 10,000 रुपए कितनी बड़ी बात थी उस समय। आज के समय का आप सोच लो कि कम से कम 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपीस, इतनी बड़ी अगर रकम कोई दे दे तो आज के टाइम पर तो लोग अपने बाप को पकड़वा दे, है ना, ऐसा हो सकता है। तो ये उन्होंने वहां पर क्लियरली मना कर दिया, किसी ने उनके बारे में इंफॉर्मेशन या जानकारी है वो यहाँ पर आपको नहीं दी। और उसके बाद अंग्रेजों ने अपना जो डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी अपनाना यहाँ पे शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, जो जैतपुर के जो दीवान थे तो उनको उन्होंने थोड़ा पैसा वैसा आपको दिया, उनको बोला कि तुमको राजा बना देंगे। इसके बाद उनको पैसा दे के उनको अपने अंडर यहाँ पर आपको ले लिया कि हमको सेना की जानकारी दे दो, कितनी सेना है जैतपुर के पास, पारीछात के पास, और उन सेना की कंडीशन क्या है, अभी सेना की लोकेशन क्या है, तमाम जानकारी उनके पास आपको मिल जाती है। उसके बाद जो रतन सिंह थे आपके चरखारी के, जो मेन आपको राजा थे, तो वो भी उनके साथ थे। अब रतन सिंह को भी ये किसी भी तरीके से कि तुमको हम ये कुछ कर देंगे ऐसा कुछ करके, तो रतन सिंह जो है उसको भी युद्ध से अलग कर लेते हैं। ये कोशिश करते हैं कि रतन सिंह को अपने अधीन ले लें, लेकिन रतन सिंह उस युद्ध से खुद ही हट जाते हैं क्योंकि उनकी सेना भी कमजोर हो चुकी थी और शायद उनको लगता था कि इस रिवोल्ट का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा,
कोई परिणाम नहीं निकलेगा, तो वो रतन सिंह खुद इस रिवोल्ट से आपको अलग हो जाते हैं। उसके बाद कर्नल जो स्लीमन थे, तो कर्नल स्लीमन पूरी तैयारी करते हैं और एक बैटल लड़ते हैं, तो बैटल इज कॉल्ड द बैटल ऑफ बधोरा, और ये इस युद्ध की फाइनल बैटल यहां पर आपको मानी जाती है। और बैटल ऑफ जो बधोरा था, तो उस बैटल ऑफ बधोरा में पारीछात और दोनों के बीच में जो बैटल है, वो बैटल आपको होती है, और उस युद्ध के अंदर जो पारीछात है, पारीछात युद्ध के अंदर आपको हार जाते हैं, और पारीछात वहां से मैदान छोड़ के आपको भाग जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, छोटी सी सेना थी, कैसे यहां पर आपको लड़ेंगे। उसके बाद जो पारीछात अपने खुद के राज्य में जाके छुप जाते हैं। फिर 27 नवंबर 1842 को तो पारीछात जो है ये जैतपुर छोड़ के भी भाग जाते हैं, क्योंकि जैतपुर के ऊपर अंग्रेजों ने हमला कर दिया, और उसके बाद फिर जंगल 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 आपको भटकते रहते हैं। तो उसके बाद उनको पता चलता है कि ओरछा के अंदर कुछ लोग उनको शरण देने के लिए बुलाते हैं, तो ये ओरछा स्टेट जो था उस समय पे, तो ओरछा स्टेट में उस समय शरण लेने जाते हैं, लेकिन ये एक ट्रैप था उनको पकड़ने का, एक जाल था उनको पकड़ने का। तो जैसे ये ओरछा स्टेट में जाते हैं, तो वहां पर जहां पे ये रुके हुए थे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो ओरछा की रानी थी, जो बताया लड़ाई सर का, तो वो अंग्रेजों को इन्फॉर्मेशन दे देती है, और ये एक मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं, तो उस समय अंग्रेज अधिकारी इनको पकड़ लेते हैं, और बाद में इनको पकड़ के इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो जैसी आपके पारीछात की डेथ हुई, उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद से ही ये जो पूरा रिबेलियन या पूरा विद्रोह आपका समाप्त हो जाता है। तो और जो पहला आप बोल सकते हैं कि पहला जो इंपॉर्टेंट रिवोल्ट हुआ था भारत में, वो रिवोल्ट एंड हो जाता। खैर ऐसे कई सारे रिवोल्ट पूरे भारत में हुए होंगे जो शायद हमारे नॉलेज में नहीं है, या हम लोग उसके इतना इंपॉर्टेंट शायद उस समय अभी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में रिवोल्ट हुआ था, इसलिए ये वाला रिवोल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। सो दिस रिवोल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार एग्जाम में आपको आ सकता है, 5 नंबर या 11 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए वो प्रीलिम्स में भी आपको काम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे हुआ। उसके अलावा आप अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसको भी जाके परचेज कर सकते हैं। अनअकैडमी एमपीपीएससी के नोट्स भी अवेलेबल है, कई सारे बैच कोर्सेज जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10, 14, 17 कई सारे बैच कोर्स नए आ रहे हैं। उसके अलावा एमपीपीएससी के एक जो मेंस का जो टेस्ट है, तो मेंस के टेस्ट सीरीज जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। सितंबर में भी कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। मेरे भी पेपर 3, पेपर 2 और पेपर 1 मेंस के कुछ कोर्सेज आपको चल रहे हैं। साथ ही प्रीलिम्स में ये सूत्रपात की जो सीरीज है, ये सीरीज तो मैं आपको चला ही रहा हूँ, जहाँ पर प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो हम लोग कंप्लीट करने की, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हमने करने वाले हैं। तो ये तमाम कोर्सेज अभी के समय पे चल रहे हैं, और इन कोर्सेज को आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और इन कोर्सेज के साथ अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि मेरा जो कोड है पवन लाइव, इस पवन लाइव कोड को यूज करना है, एंड इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज। या कभी कोई ऑफर वगैरह चल रहा है तो ऑफर के टाइम पर भी आप कोड यूज करेंगे, तो जो भी ऑफर के टाइम पर 10%, 20% जो डिस्काउंट चल रहा है, वो डिस्काउंट भी आप जाके अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग बुंदेला रिबेलियन के बारे में, बुंदेला विद्रोह के बारे में और जान सके। सो दैट्स ऑल दिस लेक्चर। अगला लेक्चर मंडे को होगा, जहां पर हम लोग जो बची हुई डायनेस्टीज हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमारा फारूकी डायनेस्टी बचा हुआ है, वकातक डायनेस्टी है, कल्चुरीज ऑफ मध्य प्रदेश हो गए, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक आपको बचे हुए हैं, तो वो अगले आने वाले 2-3 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।